नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार आपका स्वागत करता हूं तेज सेल्स के प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी लोग शानदार, जानदार और मज़ेदार होंगे। इसके अतिरिक्त आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे, नियमित रूप से ऑथेंटिक मटेरियल भी पढ़ रहे होंगे और इन वीडियोस का भी फ़ायदा उठा रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि संसद वाले चैप्टर में हमने 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। आज ये छठा लेक्चर है, जो कि इस तरीके से एक तरीके से ओवरऑल लास्ट चैप्टर है और लास्ट लेक्चर है। परंतु इसके बाद में एक 7वां लेक्चर हम करेंगे, जिसमें सारे के सारे जो आर्टिकल है उनको किस तरीके से क्रमवार याद किया जाए, किस तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा जाए, और एग्जाम में अगर कोई सुमेलित करने वाला या सीधा आर्टिकल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो उसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाए। उसके लिए बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही सरल शब्दों में ट्रिक जो है मैंने बनाई हुई है अपनी खुद की, तो उसके द्वारा आप आर्टिकल्स को बहुत ही इजीली लर्न कर सकेंगे। आज हम संसद वाले चैप्टर को समअप करने जा रहे हैं। संसद वाले चैप्टर के अंदर आज हम राज्यसभा किस प्रकार से लोकसभा से कम शक्ति आधारित करता है, या कौन से मामले में ज़्यादा शक्ति आधारित करता है, कौन से मामले में राज्यसभा और लोकसभा दोनों इक्वली पावरफुल होती है। इसके अतिरिक्त हम जो है सामूहिक विशेषाधिकार, व्यक्तिगत विशेषाधिकार के बारे में पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त हम संसद की शक्तियों के बारे में भी एक बार मोटा मोटी आइडिया लेकर इस चैप्टर को समअप करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि संसद वाला चैप्टर हमारा चल रहा है, ये हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 6 है, और इसमें हम सबसे पहले जो पढ़ना चाह रहे हैं वो चाह रहे हैं कि किन किन मामलों में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां जो है वो इज इक्वल टू है, यानी कि बराबर है। किन मामलों में लोकसभा की जो शक्तियां है वो राज्यसभा से अधिक है, और किन मामलों में राज्यसभा की जो शक्तियां है वो लोकसभा से अधिक है। ठीक है, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा के बारे में मोटा मोटी तमाम सारी चीज़ें हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ ली थी। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति से लेकर तमाम सारी जितने भी प्रकार के विधेयक होते हैं, कार्यवाहियाँ होती है, वो तमाम सारी चीज़ें पढ़ने के बाद में ये जो है वो बिंदु आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किन किन मामलों में राज्यसभा और लोकसभा दोनों जो है वो सिमिलर दिखाई देते हैं। जैसे कि कोई भी अगर सामान्य विधेयक है, कोई भी सामान्य विधेयक है, या फिर कोई भी संविधान संशोधन विधेयक है, या फिर आप देख लो कि कोई भी वित्त विधेयक है। वित्त विधेयक विशेषतः सेकंड प्रकार का जो वित्त विधेयक है, इन सारे ही विधेयकों को पुरस्थापित करने के लिए, इनको पास करने के लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों की शक्तियां लगभग सिमिलर होती है। यानी कि सामान्य विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और वित्त विधेयक सेकंड जो है, इन तीनों ही विधेयकों में इनको पुरस्थापना करना हो, यानी कि इनको प्रस्तुत करना हो, सरल शब्दों में लिख सकते हैं हम कि इनको प्रस्तुत करना हो, या फिर इनको पारित करना हो, तो इन दोनों ही मामलों में राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियां क्या होती है, सिमिलर सी ही होती है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि चाहे आपके राष्ट्रपति का चुनाव करना हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव करना हो, इन दोनों ही चुनावों में राज्यसभा और लोकसभा के तमाम सारे सदस्य इनके निर्वाचक मंडल के सदस्य होते ही हैं। इसीलिए इस मामले में भी इनकी शक्तियां समान होती है। यदि हम तीसरी बात देखना चाहें तो चाहे आप जितने भी आपके जैसे CAG हुआ, जैसे आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हुए, या आपके UPSC के जो सदस्य हुए, इनको जब हटाना होता है, इवन आप राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को भी हटाने की बात अगर हम करेंगे तो, या जैसे देख लो कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है, इन तमाम सारे मामलों में राज्यसभा और लोकसभा समान ही शक्तियां धारित करती है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखना चाहें तो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, जैसे आप भी, हमने कुछ नाम लिखे भी हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन हुआ, UPSC हुआ, आपके जो है CAG हुआ, या और भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो अगर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो इनकी रिपोर्ट पर जो विचार करने का जो अधिकार है,
रिपोर्ट पर विचार करने का जो अधिकार है वो दोनों ही सदनों को बराबर मात्रा में दिया जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि दोनों में सिमिलर सी दिखाई देती है। जैसे कि आप देख लो कि जो आपके प्राइम मिनिस्टर और जो मंत्रियों का जो चयन है वो भी दोनों ही सदनों में से किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भी कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने अभी देखा कि जैसे पीएम होता है या तमाम सारे मंत्री होते हैं, इनका जब नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, इनका चयन किया जाता है, इनकी नियुक्ति की जाती है, तब जो है राज्यसभा और लोकसभा दोनों के ही सदनों के सदस्यों अगर होते हैं तो उनको मंत्री या प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। जैसे कि मनमोहन सिंह जो है वो राज्यसभा से ही प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, तमाम सारे मंत्री, अगर कोई दोनों ही सदनों का सदस्य नहीं है और मंत्री बना दिया जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको दोनों ही सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य बनना ही पड़ता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति जब की जाती है तब वो दोनों ही सदनों के सदस्य दोनों में से किसी भी एक सदन के सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप देखो कि चाहे यूपीएससी या फिर हाई कोर्ट के न्याय क्षेत्र में अगर बढ़ोतरी करनी हो तो भी राज्यसभा और लोकसभा की समान सी ही शक्तियां होती है। ठीक है, एक और आई थिंक जो है वो छूट गया है और वो है आपके, अच्छा हमने जो है वो, हाँ, राष्ट्रपति के बारे में चीज़ें हैं कि राष्ट्रपति जब भी कोई अध्यादेश जारी करता है तो अध्यादेश जारी कब करता है, तो हमने पढ़ा ही था राष्ट्रपति वाले चैप्टर में कि जब भी ऐसी आपातकालीन जो है स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ऐसी असामयिक जरूरत आन पड़ती है, तब अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। यदि संसद का कोई भी एक सदन का सत्र जो है वो नहीं चल रहा हो या दोनों सदनों के सत्र नहीं चल रहे हो, और क्योंकि ऐसी जरूरत आन पड़ी है इसीलिए अध्यादेश जारी किया जाता है उस समय की कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। परंतु अध्यादेश जो है एक निश्चित सीमा तक ही विधेयक या फिर एक्ट के जो शक्तियां है उसको उद्धारित करता है। एक निश्चित समय सीमा के बाद में यदि संसद उसे पारित नहीं कर देती है तो वो निरस्त मान लिया जाता है। तो वो समय अवधि कितनी है, तो वो 6 महीने तक अध्यादेश जारी रह सकता है। 6 महीने के बाद में क्योंकि 6 महीने के भीतर तो है संसद के सत्र बुलाए ही जाते हैं, तो संसद का सत्र जो चल रहा होता है उसमें जैसे ही सत्र स्टार्ट होता है तो 6 सप्ताह के भीतर, ठीक है, तो उस अध्यादेश को जो है वो संसद के दोनों ही सदनों से पारित करवा या जाना जरूरी होता है, अन्यथा वो क्या है, वो निरस्त समझा जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप देखो कि जैसे राष्ट्रपति जो है के अध्यादेश की बात हो या फिर तीनों प्रकार की जो आपातकाल है, तीनों आपातकाल का जो अनुमोदन होता है या बाद में स्वीकृति होती है, ठीक है, तो वो जो है वो दोनों ही राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियां इस मामले में समान सी ही होती है। तीनों ही आपातकाल, जैसे कि आपके आर्टिकल 352 में जो आपके राष्ट्रीय आपातकाल है, आर्टिकल 356 में जो आपके राष्ट्रपति शासन है, या आर्टिकल 360 में जो आपके वित्तीय आपातकाल है, वो तीनों ही आपातकालों की स्वीकृति जो है जैसे लगा दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, परंतु उसका अनुमोदन जो है वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में से ही होना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये तो वो 7 स्थितियां हुई जिसमें कि राज्यसभा और लोकसभा की स्थिति सिमिलर सी है, यानी कि दोनों की शक्तियां बराबर है। अब कुछ ऐसी भी कंडीशंस होती है जिसमें लोकसभा जो है वो राज्यसभा से ज़्यादा पावरफुल होती है, और ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती है, तो अगर हम उन पर दृष्टिपात करना चाहें तो हमें ये पता लगता है कि स्पेशली सबसे पहले जब नाम लिया जाता है तो वो नाम लिया जाता है धन विधेयक का। और धन विधेयक का किस मामले में नाम लिया जाता है? धन विधेयक का इस मामले में नाम लिया जाता है कि धन विधेयक जो है उसको न केवल प्रमाणन जो है अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, यानी कि इसके प्रमाणन में राज्यसभा के सभापति या राज्यसभा की कोई रोल नहीं होता है, पहली बात। दूसरा, धन विधेयक को जो राज्यसभा है वो राज्यसभा इसमें संशोधन नहीं कर सकती, वो केवल सुझाव दे सकती है कि इस धन विधेयक में ये बदलाव किए जाने चाहिए, परंतु वो संशोधन नहीं कर सकती। वो सुझाव देगी और उन सुझावों को मानने न मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है, यानी कि राज्यसभा इसमें संशोधन नहीं कर सकती। दूसरी बात,
तीसरी बात यह है कि राज्यसभा जो है वो इसको 14 दिन से ज्यादा भी लटका के नहीं रख सकती। यदि 14 दिन से ज्यादा अगर धन विधेयक वहां पर लंबित होता है तो 14 दिन उपरांत वो ऑटोमेटिकली ही पारित समझा जाता है। कहने का मतलब यह है कि धन विधेयक के मामले में जो है वो 14 दिन मैक्सिमम ये जो है वो क्या कर सकती है, इसको लंबित कर सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जिसमें कि लोकसभा राज्यसभा से जो है वो ऊपर दिखाई देती है। तो दूसरा मामला है आपके संयुक्त अधिवेशन वाला। संयुक्त अधिवेशन कब होता है? तो ये हमने पहले पढ़ा था कि जब भी लोकसभा और राज्यसभा में जो है किसी मामले को लेकर टकराव होता है तो उस टकराव को निपटने के लिए, उस टकराव का समाधान करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और संयुक्त अधिवेशन जो है वो अब तक 3 बार बुलाया गया है। और संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा की शक्तियां राज्यसभा से इस रूप में ज्यादा होती है क्योंकि इसकी अध्यक्षता जो है संयुक्त अधिवेशन की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? तो वो लोकसभा का अध्यक्ष ही संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता में यदि लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित होता है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है, वो भी अनुपस्थित होता है तो फिर राज्यसभा का उपसभापति करता है। सभापति का कोई भी नाम नहीं आता। कहने का मतलब है कि लोकसभा का अध्यक्ष ही इसकी अध्यक्षता करता है। दूसरी बात, क्योंकि संयुक्त अधिवेशन है तो संयुक्त अधिवेशन में जो दोनों ही सदनों के सदस्य वो एक साथ बैठते हैं, और जब दोनों ही सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं तो एक तरफ 543 है, एक तरफ 245। तो कहने का मतलब है कि लोकसभा की संख्या ज्यादा होती है और जब कोई भी विधेयक वहां से पारित होता है तो वो पूर्ण बहुमत से पारित होता है। तो जो 543 सदस्य जो है वो कई मामले में भारी पड़ते हुए दिखाई देते हैं राज्यसभा के 245 सदस्यों के ऊपर। इसीलिए यह कहा जाता है कि संख्या के मामले में भी आप अगर देखेंगे तो संयुक्त अधिवेशन में किसकी चलती है? वो लोकसभा की चलती है राज्यसभा के बजाय। ठीक है, इसके अतिरिक्त संयुक्त अधिवेशन की बैठक जब चल रही है तो वो बैठक किन नियमों के अनुसार चलेगी? तो वो बैठक लोकसभा के नियमों के अनुसार चलेगी। ठीक है, न कि राज्यसभा के नियमों के अनुसार। यानी कि ये जो है वो किसके नियमों के अनुसार चलेगी? लोकसभा नियमों के अनुसार ही चलेगी। ठीक, चलो ठीक है। इसके बाद में अगर हम देखें तो आप ये देखेंगे कि जैसे आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल होता है तो राष्ट्रीय आपातकाल के समापन की जब बात होती है, राष्ट्रीय आपातकाल के समापन की जब बात होती है तो एक तो खुद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह से वो आपातकाल को हटाया जा सकता है, और अगर लोकसभा या राज्यसभा संसद अगर इसके बारे में संकल्प लाना चाहे तो वो संकल्प भी जो है वो लोकसभा ही ला सकती है। यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के समापन का जो संकल्प है वो भी लोकसभा में ही लाया जा सकता है। ठीक, अब चौथी जो बात है वो बजट के बारे में हम कह सकते हैं कि बजट या फिर अनुदान की जब बात करते हैं, अनुदानों की जब बात करते हैं तो राज्यसभा जो है वो कभी भी इस पर मतदान नहीं कर सकती। राज्यसभा केवल चर्चा कर सकती है, राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है कि इस अनुदान में ये कमी की जानी चाहिए या ये जो है मामला सुधारा जाना चाहिए। यानी कि राज्यसभा जो है वो क्या कर सकती है? केवल चर्चा कर सकती है, केवल चर्चा कर सकती है। ठीक है, वो कोई भी संशोधन या मतदान नहीं कर सकती। वो अनुदानों वाले मामलों में कोई भी संशोधन या यूं कह दो कि मतदान कभी भी नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इस मामले में भी जो है वो राज्यसभा कमतर है लोकसभा से, विशेष रूप से बजट वाले मामलों में, या यूं देख लो कि धन विधेयक वाले मामलों में जो है वो लोकसभा जो है वो राज्यसभा से ज्यादा है। अच्छा, धन विधेयक भी और भी कई सारी चीजें जो है वो पुरस्थापित जब किए जाते हैं, यानी कि इनको जब प्रस्तुत किया जाता है तो वो भी लोकसभा में ही किया जा सकता है। ठीक है, ये राज्यसभा में पुरस्थापित नहीं किए जा सकते। सबसे पहले जब प्रस्तुत किए जाते हैं तो लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसमें 4-5 पॉइंट थे, तो वो 4-5 पॉइंट में अगर हम देख लेते हैं कुछ छूट गया हो तो। हाँ, एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वाली छूट गई है कि जब भी
संवैधानिक ये जो, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली है हमारे यहाँ पर, और जब भी संसद को अगर जो सरकार है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली जो मंत्रिपरिषद है, वर्तमान सरकार है, अगर उस पर विश्वास नहीं होता है तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है, और अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, कभी भी राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। तो अविश्वास प्रस्ताव के मामले में भी ये वाली चीज देखने को हमें मिलती है कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो हमेशा ही कहां पर आता है, लोकसभा में ही आ सकता है। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा और लोकसभा द्वारा ही पारित किया जाएगा, और इसके द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित करने के उपरांत सरकार को इस्तीफा भी देना पड़ सकता है, देना पड़ता है। तो ये अविश्वास प्रस्ताव के मामले में भी लोकसभा इज ग्रेटर देन राज्यसभा। अब कुछ ऐसे भी मामले हैं जहां पर जो लोकसभा है वो राज्यसभा से कम शक्तियां धारित करती है। स्पेशली अगर हम देखेंगे तो राज्यसभा जो है वो, मुझे लग रहा है कि जुकाम हो गया है, एक सेकंड। तो लोकसभा जो है वो राज्यसभा से कम शक्तियां किन किन मामलों में धारित करती है। तो पहला जो मामला है वो है आपके के आर्टिकल, अगर हम देखना चाहे आर्टिकल 249 में ये प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा चाहे तो संकल्प पारित करके राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। हालांकि आपको पता है कि संसद जो है वो केवल संघीय सूची पर ही कानून बना सकती है, समवर्ती सूची पर भी कानून बना सकती है, जबकि राज्य और समवर्ती सूची पर जब वो कानून बनाती है तो राज्य विधानमंडल और संसद के बीच में अगर टकराव होता है तो वहां पर संसद का कानून मान्य होता है। ये तो हो गई बात संघ सूची और समवर्ती सूची की। अब बात आए राज्य सूची की, तो राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार वैसे राज्य विधानमंडल को होता है, परंतु यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित कर दे, राज्यसभा यदि संकल्प पारित कर दे तो संसद जो है राज्य सूची के जिस विषय के संदर्भ में वो संकल्प पारित किया गया है तो संसद राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है। संसद राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है। ठीक, इसके अतिरिक्त दूसरी बात अगर हम देखें कि कहां पर राज्यसभा लोकसभा से ज्यादा जो है शक्ति आधारित करती है, तो ऑल इंडिया सर्विस का आपने नाम सुना होगा, यानी कि अखिल भारतीय सेवाएं जो 3 प्रकार की अभी वर्तमान में मौजूद है। स्वतंत्रता के समय केवल 2 ही थी। तो एक तो होती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, यानी कि जो आपके आईएएस होती है, एक आईपीएस होती है, इंडियन पुलिस सर्विसेज, एक होती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ये तीनों ही जो सर्विसेज है, भारतीय वन सेवा बाद में 1966 में जो है वो अखिल भारतीय सेवा बनी थी। तो ये तीनों ही सर्विसेज जो है वो अखिल भारतीय सेवा है। तो अखिल भारतीय सेवा कोई नई प्रकार की अगर सृजित करनी हो तो वो शक्ति भी किसके पास में है, वो शक्ति भी आपके राज्यसभा के पास में है। यानी कि अगर ऑल इंडिया सर्विस यानी कि अखिल भारतीय सेवा नवीन अखिल भारतीय सेवा सृजित करने के लिए, नवीन अखिल भारतीय सेवा सृजित करने की शक्ति किसके पास होती है, राज्यसभा के पास ही होती है। इसके अतिरिक्त भी अगर हम देखना चाहे तो आपके जो आर्टिकल, अच्छा ये जो शक्ति होती है वो आपके अनुच्छेद 312 के तहत होती है। ठीक, इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के रिमूवल की जब बात की गई है, उपराष्ट्रपति को हटाने की जब बात की गई है, तो उपराष्ट्रपति को हटाने की कार्रवाई भी राज्यसभा से ही स्टार्ट की जा सकती है। पहली बात, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा के ही पूर्ण बहुमत की, विशेष बहुमत की जरूरत होती है। दूसरी बात, तीसरी बात, राष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा के जब बहुमत की बात की जाती है तो वहां पर सामान्य बहुमत की बात की जाती है, न कि विशेष बहुमत की। यानी कि उपस्थित और मत देने वालों का बहुमत भी होगा तो भी लोकसभा से वो पारित समझा जाएगा। यानी कि लोकसभा की तो केवल सहमति ही ली जाती है, वास्तविक प्रस्ताव जो है, पूर्ण बहुमत वाला जो प्रस्ताव है वो तो राज्यसभा से पारित करवाया जाता है। यानी कि अनुच्छेद 67 के तहत जो उपराष्ट्रपति को हटाने के संदर्भ में राज्यसभा से क्या जरूरत होती है कि पूर्ण बहुमत की बात की जाती है, जबकि लोकसभा से जो है वो सामान्य बहुमत
या फिर यूं कह दो सहमति, स्वीकृति, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि राज्यसभा से पूर्ण बहुमत की जरूरत होती है। ठीक है, ये तीनों ही अंतर के अलावा भी और भी अंतर है, जैसे कि आप देख लो कि जब लोकसभा जो है वो भंग होती है तब लोकसभा के तमाम सारे कार्य जो है वो राज्यसभा के पास आ जाते हैं। जैसे कि अगर आपातकाल लगाया गया हो या फिर अध्यादेश वाला मामला हो या फिर कोई और मामला हो, तो उन तमाम सारे मामलों में स्वीकृति या अनुमोदन की जरूरत किससे होती है? राज्यसभा से होती है, कि राज्यसभा से कम अनुमोदन उस अध्यादेश या उस संविधान या फिर उस आपातकाल का अनुमोदन कहाँ से होना जरूरी है? राज्यसभा से, क्योंकि लोकसभा तो अस्तित्व में है ही नहीं अगर लोकसभा भंग हो गई है। तो जब लोकसभा भंग होती है तब भी राज्यसभा जो है वो आपके आपातकाल के मामले हो या फिर कोई अध्यादेश का मामला हो तो उस मामले में अनुमोदन कौन देती है? राज्यसभा। तो इन चारों ही मामलों में राज्यसभा इज ग्रेटर देन लोकसभा। ठीक है, इसके बाद में अगर हम देखना चाहें तो ये राज्यसभा को ये शक्तियां क्यों दी गई है या राज्यसभा और लोकसभा दो सदन क्यों बनाए गए हैं? तो पहला कारण जो हमें समझ में आता है वो ये है कि जो लोकसभा होती है, पहला कारण तो ये है कि कोई भी ऐसा जल्दबाजी या अविवेकपूर्ण या बिना किसी विशेषज्ञता का या फिर जो है राजनीतिक हड़बड़ी में लाया गया कोई भी विधेयक ऐसे ही कानून ना बन जाए, इसीलिए राज्यसभा का प्रस्ताव, राज्यसभा का निर्माण किया गया था कि कोई भी विधेयक अगर जल्दबाजी और अविवेकपूर्ण भी बना दिया गया है तो दो सदनों से छलनी होने के बाद वो निश्चित रूप से प्योरीफाई हो जाएगा। तो उन तमाम सारे मामलों को रोकने के लिए जल्दबाजीपूर्ण और अविवेकपूर्ण जो कानून है उनको बनाने से रोकने के लिए जो है विधेयक जो है उन्हें रोकने के लिए जो है आपके दो सदन यानी कि स्पेशली राज्यसभा को बनाया गया था, पहली बात। दूसरी बात, कुछ ऐसे भी मामले होते हैं जिसमें कि विशेषज्ञता की जरूरत होती है, और विशेषज्ञ तो यहाँ पर जो है कोई भी सांसद होता ही नहीं है, क्योंकि सांसद तो है वो जनता के द्वारा चुना जाता है और वो लोकप्रिय सांसद होता है। ठीक है, विशेषज्ञता के लिए जरूरी होता है कि उसका स्पेशलाइजेशन हो उस क्षेत्र में। तो ऐसा स्पेशलाइजेशन वाला जो प्रावधान है वो राज्यसभा में ही किया गया है। राज्यसभा के 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा सीधे मनोनीत किए जाते हैं, जो कि आपके जितने भी समाज सेवा है ना और विज्ञान, साहित्य, इनसे संबंधित जितने भी विशेषज्ञ लोग होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है राज्यसभा में। राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, वो कानूनों में विशेषज्ञता वाली जो जरूरत है उसको पूर्ण करने में जो है वो सफल होते हैं या फिर उसमें योगदान देते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर हम तीसरी बात करना चाहें तो तीसरी बात हमें ये समझ में आती है कि जो राज्यसभा है वो एक तरीके से संघीय चरित्र जो है वो धारित किए हुए हैं, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों यानी कि सांसदों, राज्यसभा के सांसदों का चुनाव अगर हम देखना चाहें तो जो जितनी भी राज्य विधानसभाएं हैं उनके द्वारा जो है उनका चुनाव किया जाता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। ठीक है, जिसके बारे में हमने डिटेल में पहले जो क्लासेस है उसमें पढ़ा था। तो इस पद्धति के द्वारा जब कोई सांसद चुन के राज्यसभा में बैठेगा तो वो निश्चित रूप से राज्य के हितों का संरक्षण करेगा, और इसीलिए संविधान निर्माताओं ने भी अगर राज्य सूची पर कोई भी जो है कोई भी संसद कानून बनाना चाहे तो उसकी शक्ति किसको दी गई है? राज्यसभा को दी गई है। राज्यसभा के पास में यह अधिकार होगा कि वो ऑथराइज कर सके किसी भी सदन को कि हाँ आप इस राज्य सूची के इस पर्टिकुलर विषय पर कानून बना सकते हो राष्ट्रीय जो है प्रकृति का। ठीक है, तो ये तमाम सारी शक्तियां क्यों राज्यसभा को दी गई है? क्योंकि राज्यसभा का चुनाव भी उसी संघीय ढांचे की अनुपालना करते हुए होता है, यानी कि उन्हीं राज्यों का प्रतिनिधित्व ही राज्यसभा करती है, और उन्हीं राज्यों का भाग्य निर्धारण भी का अधिकार भी फिर राज्यसभा को ही दिया गया है। यानी कि यूं अगर सरल शब्दों में कहना चाहे तो संघीय जो ढांचा है, संघीय ढांचे की रक्षा की जब बात की जाती है, संघीय ढांचे की रक्षा राज्यसभा के द्वारा ही की जाती है। किसके द्वारा? राज्यसभा के द्वारा की जाती है कि अगर संसद जो है अगर संघीय ढांचे में कोई भी बदलाव करना चाहती है तो राज्यसभा की पूर्ण सहमति जरूरी होती है, और क्योंकि राज्यसभा उन राज्य विधान मंडलों के सदस्यों के द्वारा ही चुनाव जीत कर आई है तो वो निश्चित रूप से इस संघीय ढांचे को बनाए रखना चाहती है और संघीय ढांचे की रक्षा के लिए खड़ी हुई रहती है। इसीलिए राज्यसभा जो है उसकी उपयोगिता है।
राज्यसभा का क्यों निर्माण किया गया है, इस बात को हम इन तीनों पॉइंट से समझ सकते हैं। अब ये तमाम सारी चीज़ें हम पीपीटी में भी देख सकते हैं कि पीपीटी में ये जो है चीज़ें वो किस प्रकार से हमारे सामने आती है। जैसे कि लोकसभा और जो राज्यसभा है उनके साथ समान स्थिति की जब बात की जाती है तो कौन कौन से मामलों में वो जो है वो आपके समान है। तो पहली बात कि सामान्य विधेयक, विधि विधेयक सेकंड, ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक की पुनर्स्थापना करनी हो या उनको पारित करना हो, दोनों ही सदनों की समान शक्तियां होती है, पहली बात। दूसरा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करना हो या उन्हें हटाना हो, दोनों ही सदनों की समान शक्तियां होती है। हालांकि उपराष्ट्रपति के बारे में जो है हटाने वाली शक्तियां लोकसभा के पास में थोड़ी कम होती है, क्योंकि सामान्य बहुमत की जरूरत होती है, राज्यसभा से विशेष बहुमत की जरूरत होती है, तो वो उतना सही नहीं है, परंतु फिर भी जरूरत तो होती है, सहमति की जरूरत तो होती है, इसीलिए समानता में लिखा हुआ है। इसके अलावा आपके उच्चतम न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, इनके न्यायाधीशों को हटाना हो या सीएजी को हटाना हो या चुनाव आयुक्त को हटाना हो, तो इन तमाम सारे मामलों में भी जो है वो किसके पास में शक्तियां बराबर होती है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के पास में। राष्ट्रपति के द्वारा जो कोई भी जारी अध्यादेश हो या तीनों प्रकार के आपातकाल हो तो इनका अनुमोदन या स्वीकृति भी कौन करता है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही करती है। ठीक है, पीएम और मंत्री का जो चयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो वो कौन सी प्री क्वालिफिकेशन देखता है कि वो दोनों ही सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अगर हम देखें तो चुनाव आयोग हो या यूपीएससी हो, नियंत्रक मालिका परीक्षक सीएजी हो, इनकी रिपोर्ट पर जब विचार किया जाता है तो भी दोनों सदनों द्वारा किया जाता है। उच्चतम न्यायालय और यूपीएससी के जो न्याय क्षेत्र है, ठीक है, अगर उनमें विस्तार करना हो, ठीक है, कोई भी किसी भी हाईकोर्ट के न्याय क्षेत्र को बढ़ाकर किसी दूसरे राज्य के न्याय क्षेत्र को उसके अधीन लाना हो या यूपीएससी का कोई कार्य क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र बढ़ाना हो, तो वो भी काम दोनों ही सदन मिलकर ही करते हैं। इन सातों मामलों में लोकसभा इज इक्वल टू राज्यसभा होती है। ठीक है, कुछ ऐसे भी मामले हैं जिनमें कि लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली होती है। स्पेशली हम देखेंगे कि धन विधेयक के मामले में कि धन विधेयक की पुनर्स्थापना भी लोकसभा में होती है। हालांकि वित्त विधेयक प्रथम भी इसी प्रकृति का होता है। जब हमने इनमें डिटेल में अंतर समझा था तो हमने बहुत ही अच्छे से समझा था कि किस प्रकार से वित्त विधेयक प्रथम में धन विधेयक के कुछ गुण होते हैं और वित्त विधेयक सेकंड में जो साधारण विधेयक है उसके कुछ गुण होते हैं। और इसे राज्यसभा जो है वो अधिकतम 14 दिन ही रोक सकता है और इसका सत्यापन भी कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष ही इसका सत्यापन या प्रमाणन करते हैं। ठीक है, संयुक्त बैठक के मामले में भी देखेंगे कि इसकी अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसमें संख्या भी ज्यादा लोकसभा की होती है, इसका संचालन भी लोकसभा नियमों के अनुसार ही होता है। ठीक है, राज्यसभा जो है बजट पर केवल चर्चा कर सकती है, अनुदानों पर मतदान कभी भी नहीं कर सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल के समापन की बात करें तो इसका संकल्प भी जो है वो लोकसभा द्वारा ही लाया जा सकता है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की जब बात करेंगे तो अविश्वास प्रस्ताव भी केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। राज्यसभा तो केवल और केवल इनकी आलोचना ही कर सकती है और कोई भी अधिकार राज्यसभा के पास में नहीं होता है। ठीक है, जब हम देखेंगे कि राज्यसभा के पास में भी ऐसी कई सारी शक्तियां हैं जो लोकसभा से ज्यादा है, तो आर्टिकल 249 के तहत राज्य सूची में कोई भी विधान बनाना हो तो उसकी शक्ति संसद को कौन दे सकता है, तो वो आपके जो है वो राज्यसभा ही दे सकती है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना हो अनुच्छेद 312 के तहत वो भी राज्यसभा कर सकती है। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो कुछ शक्तियां राज्यसभा की जो भारत में दिखाई हमें देती है उनसे हमें ये पता लगता है कि भारतीय राज्यसभा की जो शक्ति है वो ब्रिटेन में जैसे जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो इतना पावरफुल नहीं है, वो तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है वहाँ के जो प्रतिनिधि सभा है उसके सामने। ठीक है, और हाउस ऑफ कॉमन्स जो है उसके सामने। जबकि आप सीनेट को देखोगे जो कि अमेरिकी कांग्रेस जो वहाँ की संसद है उसको कांग्रेस कहते हैं, सीनेट वहाँ का उच्च सदन है, तो वहाँ के सीनेट के मुकाबले भारतीय राज्यसभा जो है वो थोड़ी सी कम शक्तिशाली दिखाई देती है। जबकि वहाँ पर जो सीनेट है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इतनी पावरफुल तो हमारी राज्यसभा नहीं है, परंतु हमारी राज्यसभा जो ब्रिटेन का हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उतनी कमज़ोर भी नहीं है। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, आपके जो है एग्जाम में एमसीक्यू टाइप जब आता है सत्यासत्य में भी आ सकता है। ठीक है, आपके जो है वो कथन कारण वाले जो प्रश्न आते हैं उसमें भी ये सेंटेंस लिखा हुआ आ सकता है कि भारतीय व्यवस्था में राज्यसभा की जो स्थिति है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसकी जितनी दुर्बल नहीं है और अमेरिकी जो सीनेट है उसके जितनी शक्तिशाली भी नहीं है।
ठीक है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 67 के तहत उपराष्ट्रपति को हटाने की जब बात की जाती है तो वो प्रक्रिया भी राज्यसभा से ही शुरू की जाती है, पहली बात। दूसरी बात, उसमें राज्यसभा के प्रभावी बहुमत, ठीक है, ये तत्कालीन बहुमत, प्रभावी बहुमत वाले जो है उस प्रक्रिया को मैंने बहुत ही डिटेल में जब आपको पढ़ाया था कि रिक्त सीटों को हटा दो, ठीक है, मतलब उस समय जो रिक्त सीटें हैं उनको हटा दो, और वो जो सदस्य बचे हुए हैं जो कि चुन लिए गए हैं उनके जो है बहुमत, उनके बहुमत, 2/3 बहुमत जो है उनकी बात यहाँ पर की जाती है, प्रभावी बहुमत की जब बात की जाती है। और लोकसभा के तो केवल सामान्य बहुमत की जरूरत होती है जिसको कि सहमति के रूप में भी वर्णित किया गया है, ठीक है। लोकसभा के भंग होने की स्थिति में भी तीनों आपातकाल के अनुमोदन की जब बात की जाती है तो राज्यसभा द्वारा ही किया जाता है उनका अनुमोदन, क्योंकि लोकसभा तो उस समय क्या हो चुकी है, भंग हो चुकी है, ठीक है। अब राज्यसभा की जब उपयोगिता की बात की जाती है तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जल्दबाजी, दोषपूर्ण कोई विचार हो, अविवेकपूर्ण कोई विधान हो तो उनकी जांच प्रॉपर तरीके से हो पाती है, क्योंकि कोई भी एक सदन अगर कोई भी अविवेकपूर्ण विधान लेके भी आ गया तो दूसरा सदन उसकी निश्चित रूप से जांच करने के उपरांत ही उसको पास करेगा। तो ये एक उपयोगिता है राज्यसभा की। दूसरा, अनुभवी और पेशेवर लोग जो 12 सदस्य हैं वो राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो वो जरूरत भी, जो विशेषज्ञता वाली जो कमी थी वो भी यहाँ से पूरी होती है। दूसरा, तीसरा, संघीय संतुलन जो है उनकी आवश्यकता जो है, अच्छा, उनमें अनावश्यक हस्तक्षेप जब होता है तो उसको रोकने का काम भी कौन करती है, आपके राज्यसभा करती है, ठीक है। इसके साथ में ये वाली जो चीज है वो तो होती है आपके फिनिश। अब हम बढ़ते हैं विशेषाधिकार की तरफ। तो विशेषाधिकारों में हमें ये चीज समझ में आती है कि संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लेख जो है आपके अनुच्छेद 105 में देखने को मिलता है। और संसदीय विशेषाधिकार क्यों दिए जाते हैं, मतलब संसद के दोनों सदन हैं उनके सदस्यों को विशेष अधिकार क्यों दिए जाते हैं, या उनके मंत्रियों महान्यायवादी को विशेष अधिकार क्यों दिए जाते हैं, ताकि वो जो है उनकी स्वतंत्रता, उनकी जो गरिमा है, उनका जो सम्मान है वो बनाए रखा जा सके। उनको कुछ विशेष अधिकार इसलिए दिए गए हैं ताकि वो अपने कर्तव्यों का जो है वो अच्छे से निर्वहन कर सके, ठीक है, अपनी गरिमा को बनाए रख सके, अपनी स्वतंत्रता को बनाए रख सके, बिना किसी बाहरी दबाव के सदन में निसंकोच जो सत्य है उसका बखान कर सके, ठीक है। इस मामले में उनको ये डर नहीं रहना चाहिए कि यार ये मैंने चीज़ यहाँ पर बोल दी तो फिर वो कोर्ट में मुझे घसीटा जाएगा, ऐसा कुछ। तो वो तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर विशेषाधिकार में हमें देखने को मिलती है कि दोनों सदनों के जो सदस्य हैं या समितियों के जो सदस्य हैं उनको कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। और क्यों दिए गए हैं, ताकि वो अपनी स्वायत्तता, गरिमा और सम्मान जो है उसको संभाल सके। और आप देखेंगे कि जो मंत्री और महान्यायवादी है वो किसी भी सदन में, किसी भी समिति में बोलने का अधिकार रखते हैं, पहली बात, परंतु महान्यायवादी को मत देने का अधिकार नहीं होता है। और मंत्री भी जो है सभी जगह मत नहीं दे सकते, केवल और केवल उसी सदन में मत दे सकते हैं जिसके वो सदस्य हैं। तो मंत्री और महान्यायवादी को अधिकार दिया गया है। और ये वाली बात जो है वो सदन और दोनों सदनों में भाग लेने, बोलने का अधिकार तो है ही सही, और मंत्री को मत देने का अधिकार जिस सदन का सदस्य है उसमें है ही सही। परंतु राष्ट्रपति जो है वो संसद का अंतरिम अंग एक तरीके से, जब हमने पढ़ा था कि ये जो आपके संसद है इसमें ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, तो इसमें राष्ट्रपति भी अनिवार्य रूप से अंग होता है, क्योंकि बिना राष्ट्रपति के साइन के कोई भी विधेयक जो है अधिनियम नहीं बन सकता। अब यहां पर आप देखेंगे कि राष्ट्रपति को ऐसा कोई विशेष अधिकार नहीं दिया गया है कि वो जो है किसी भी सदन में बोल सकता है, किसी भी समिति में बोल सकता है या मत दे सकता है, वो तमाम सारी चीजें। तो राष्ट्रपति को ये विशेष अधिकार नहीं है। और ये उन्मुक्तियां या फिर छूटें जो है वो क्यों दी गई है संसद के सदस्यों को, ताकि उनकी स्वतंत्रता और प्रभाविकता जो है, तो प्रभाविकता, इफेक्टिविटी, मतलब जिस उद्देश्य से वो काम करने के लिए गए हुए हैं वो उद्देश्य की पूर्ति वो कर सके, उनकी इफेक्टिविटी बनी रहे, उनकी स्वतंत्रता बनी रहे, उनकी गरिमा बनी रहे, उनका सम्मान बना रहे, वो किसी भी कार्य को निसंकोच तरीके से सत्य के साथ में जुड़कर कर सके, उसके लिए उन्हें विशेषाधिकार दिए गए हैं। अब विशेषाधिकार दो प्रकार के होते हैं, एक तो सामूहिक विशेषाधिकार होते हैं, एक व्यक्तिगत विशेषाधिकार होते हैं। सामूहिक विशेषाधिकार सदन के समस्त सदस्यों को सामूहिक रूप से दिए जाते हैं, जैसे कि आप सदन की जो कार्रवाई है उसके प्रकाशन का अधिकार केवल संसद को है, ठीक है। हालांकि 44वां संविधान संशोधन के बाद में इसको प्रेस को भी दिया गया था, परंतु ये वाला प्रावधान भी जब गुप्त बैठक की बात की जाती है तो उस पर लागू नहीं होता है। कहने का मतलब है संसद की कार्यवाही को प्रसारित करने का अधिकार संसद के पास में होता है। हालांकि 44वां संविधान संशोधन में यह अधिकार प्रेस को भी दिया गया है कि वो प्रेस भी इसको संसद की अनुमति से जो है प्रसारित कर सकती है, दूसरी बात। परंतु यदि संसद का पीठासीन, संसद के किसी सदन का पीठासीन अधिकारी अगर ये कहता है कि ये गुप्त बैठक है और इसका प्रसारण नहीं किया जाना है, तो
कोई भी प्रेस का जो प्रेस है वो इसका प्रसारण नहीं कर सकती। ये बात यहाँ पर की हुई है कि कार्रवाई के प्रकाशित करने और अन्यों को न करने देने का अधिकार जो है वो 44वें संविधान मतलब अधिकार जो है वो सदन के पास में है, और 44वें संविधान संशोधन के तहत ये प्रेस को भी ये दिया गया था, परंतु ये गुप्त बैठक पर लागू नहीं होता है। ठीक है, दूसरा अधिकार क्या है, आप ये देखेंगे कि किस प्रकार से जो सदन की कार्रवाई है उसमें किस सदस्यों को आने देना है, किस सदस्यों को नहीं आने देना है। इवन आप जब थोड़ा आगे देखेंगे इसके अंदर तो हमें ये पता लगेगा कि कोई भी सदस्य जब कोई भी चीज़ जो है बोल रहा है तो उसके लिए जो है उस पर कोई भी दबाव काम नहीं करता। स्पेशली आप देखेंगे कि जैसे अतिथियों को अगर बाहर करना हो, ठीक है, सदस्यों के साथ अगर कोई भी बाहरी व्यक्ति है, अगर उसके ऊपर कोई भी जो है उसने उसका कोई भी विशेषाधिकार हनन करता है तो विशेषाधिकार हनन के मामले में जो है उसको दंडित करने का अधिकार है, न केवल सदस्य को बल्कि बाहरी कोई व्यक्ति है वो अगर विशेषाधिकारों का या सदन की अवमानना करता है तो उसको दंडित करने का अधिकार किसके पास में, विशेष अधिकार किसके पास में, सामूहिक विशेषाधिकार ये है संसद के पास में। ठीक है, इसके अलावा जो है उसकी निंदा भी की जा सकती है, उसको चेतावनी भी दी जा सकती है, उसको कारावास में भी डाला जा सकता है, और अगर वो सदस्य है तो उसको बर्खास्त भी किया जा सकता है अगर वो विशेष अधिकारों का उल्लंघन करता है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी सदस्य है उसको सदन में से कभी भी यूं ही बंदी या फिर उसको अवरोध या फिर उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसकी अपराध सिद्धि, बंदी, अपराध सिद्धि, कारावास और मुक्ति, इन तमाम सारी चीजों की जो है वो पहली बात तो पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है सदन के जो अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी है उससे, और उसकी सूचना निश्चित रूप से उसको दी जाएगी कि वो तात्कालिक सूचना प्राप्त करने का अधिकार है किसको, आपके जो पीठासीन अधिकारी है उसको। किसी भी सदस्य को बंदी, अवरोध या अपराध सिद्धि, कारावास या मुक्ति से संबंधित तात्कालिक सूचना प्राप्ति का अधिकार है पीठासीन अधिकारी को। ठीक है, न्यायालय जो है, देखो यहां पर क्या है कि विशेष अधिकार की जब बात की जाती है, क्योंकि एक बात पहले भी की गई है कि संसद में न्यायालय के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की जाएगी, उसकी आलोचना नहीं की जाएगी, सिवाय तब के जबकि उच्च जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाना है, यानी कि संसद न्यायालय की बातें नहीं करेगा। इसी प्रकार से न्यायालय भी संसद में जो कार्रवाई हुई है, संसद में किसी सदस्य ने कोई वक्तव्य दिया है तो उस पर जोर जबरदस्त मतलब उस पर जो है कार्रवाई नहीं कर सकता न्यायालय भी, यानी कि न्यायालय संसद की कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं करेगा, संसद न्यायालय की कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो ये यहाँ पर दूसरी वाली बात लिखी हुई कि न्यायालय जो है वो किसी भी सदन में कोई भी कार्रवाई की हुई हो या फिर समिति ने कोई भी काम किया हो तो उसकी जांच नहीं कर सकती, कौन, न्यायालय नहीं कर सकता, उसकी जांच को क्या किया गया है, निषेधित किया गया है। ठीक है, इवन पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सांसद को बंदी नहीं बनाया जा सकता, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी बिना पीठासीन अधिकारी की अनुमति के। पहली बात ये है सिविल मामलों में और आपराधिक मामलों दोनों में। ठीक है, ये अधिकार किसके पास में, इनके पास में। ठीक है, अगली आप देखोगे कि संसद जो है वो किसी भी का व्यक्ति की जांच कर सकता है, मतलब न्यायालय नहीं पर अदरवाइज उसकी गवाही ले सकता है, उससे रिपोर्ट मंगवा सकता है, उसके जो है उसको उपस्थित होने के लिए कह सकता है, तो ये आदेश दे सकता है कौन, संसद। तो ये हो गए आपके सामूहिक अधिकार। अब जब हम जो है व्यक्तिगत अधिकारों की बात करेंगे तो व्यक्तिगत अधिकारों में हमें ये पता चलता है बड़ी सिंपल सी बात कि जब भी सदन की कार्यवाही का नोटिफिकेशन जारी होता है उससे 40 दिन पहले, और जब सदन की कार्यवाही समाप्त होती है यानी कि सत्रावसान होता है उसके 40 दिन बाद किसी भी व्यक्ति को बंदी नहीं बनाया जा सकता जो कि सांसद है। ठीक है, 40 दिन पूर्व और 40 दिन पश्चात तक बंदी नहीं बनाया जा सकता। केवल ये जो छूट है वो केवल नागरिक मामलों में है, यानी कि सिविल मामलों में किसी भी सांसद को बंदी नहीं बनाया जा सकता, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हालांकि आपराधिक मामलों में ये जो है वो किया जा सकता है, आपराधिक मामलों में ये छूट नहीं है। ठीक है, इसके अलावा संसद या संसद के किसी सदन में या किसी समिति में कोई भी सांसद या सदस्य कोई वक्तव्य देता है तो उस वक्तव्य के लिए उसको न्यायालय में खड़ा नहीं किया जा सकता, उस वक्तव्य की जांच के लिए उसको न्यायालय में जो है दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, यानी कि उस वक्तव्य की अकाउंटेबिलिटी जो है वो न्यायालय में प्रूव नहीं की जा सकती। वो अगर ऐसा कुछ होगा तो वो कुछ संसद ही करेगी विशेषाधिकार उल्लंघन मामले के तहत। संसद और समिति की भाषण और वक्तव्य देने हेतु उसे न्यायालय में जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, और इस बात का उल्लेख जो है आपके संसदीय कार्यवाही नियम में भी है और संविधान में भी है। ठीक है, तीसरी बात,
जो है आपके न्याय निर्णय से मुक्त। इसका मतलब ये होता है कि अगर संसद की कार्रवाई चल रही है तो आप उस व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हो। ठीक है, किसी मामले के में उससे कहा जाए कि आप आके न्यायालय में आके गवाही दो, तो वो ये कह सकता है कि मैं तो संसद की कार्रवाई में भाग ले रहा हूं, यानी कि न्याय निर्णय से वो व्यक्ति मुक्त है। संसद सत्र के दौरान न्यायालय में उपस्थित होने से वो मना कर सकता है। ये हो गए आपके व्यक्तिगत अधिकार। ठीक है, अब एक तो होता है विशेषाधिकार हनन, एक होता है संसदीय अवमानना। तो जब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो दोनों में से बड़ा कौन है, तो संसदीय अवमानना जो है वो एक व्यापक शब्द है, जबकि विशेषाधिकार हनन जो है एक इसकी तुलना में छोटा शब्द है। हालांकि दोनों लगभग पूरक से ही दिखाई देते हैं, परंतु अवमानना जो है वो व्यापक दिखाई देता है। ठीक है, अनुच्छेद 105 के अंदर विशेषाधिकारों का उल्लेख है, जिसमें दो ही विशेषाधिकार उल्लेखित है कि पहला कि उनको जितने भी सदस्य हैं उनको भाषण देने का अधिकार है, और भाषण देने का अधिकार है तो उनके भाषण के लिए उसको न्यायालय में जो है बुलाया नहीं जा सकता, जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, वो और दूसरी बात प्रेस जो कार्यवाही के प्रकाशन का जो अधिकार है वो उल्लेखित है आपके अनुच्छेद 105 में। ठीक है, अब इसके बाद में संसद की जो शक्तियां है तो उनको क्योंकि जल्दी करना है अपन को, तो इसको एक बार फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बाद में हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो संसद की शक्तियां अगर हम देखना चाहें तो संसद की शक्तियों के बारे में अगर हम शॉर्ट में भी समझना चाहें तो यहां पर समझा जा सकता है। ठीक है, अपन वहीं पे ही एक्स्ट्रा पेज जनरेट कर लेते हैं। हाँ, देखो संसद की शक्तियों की अगर हम बात करें तो शॉर्ट में अगर बात करना चाहें तो विधायी शक्तियों की जब बात करेंगे तो जितने भी संसद के जैसे संघीय सूची के जो विषय है 99, ठीक है, आपके राज्य सूची के जो विषय है, या फिर यूं देख लो पहले संवर्ती सूची के जो विषय हैं उन पर हाँ संवर्ती सूची के 61 है, राज्य सूची के 52। ठीक है, तो उन पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो इन पर दोनों पर संसद को है। ठीक है, परंतु राज्य सूची पर भी इनको कानून बनाने का अधिकार है, किन किन कंडीशन में, जबकि 249 के तहत आपके राज्यसभा इनको अलाउ कर दे। ठीक, या फिर आप ये देख लो कि जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो या राष्ट्रपति शासन लगा हो। ठीक है, या फिर जो है आपके कोई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते की कोई जरूरत हो। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संधि ऐसा बाध्य कर रही हो। ठीक है, या फिर दो राज्य जो है वो मिलकर संसद से ये मतलब संसद से ये प्रार्थना करें कि आप इस विषय पर हम दोनों ही राज्यों के लिए कानून बना दो, तो वो तमाम सारे कंडीशंस में जो है वो राज्य सूची पर भी संसद कानून बना सकती है। ये तो हो गए इनके विधायी कार्य व शक्तियां। ठीक है, जब हम देखते हैं कि इनकी कार्यकारी शक्तियां क्या होती है, तो आपको जैसे कि पता है कि खुद जो आपके मंत्री होते हैं या फिर प्रधानमंत्री होते हैं वो खुद जो है आपके संसद से ही चुने जाते हैं। पहली बात वो जो है वो इवन ये प्रधानमंत्री और ये जो पीएम होते हैं और राष्ट्रपति होते हैं, इसके प्रधान तो वही होते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से जो है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। विशेष रूप से आप देखोगे कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, और कार्यकारी शक्तियों में ऐसा भी है कि ये कार्यपालिका पर किस प्रकार से नियंत्रण रखते हैं। तो चाहे आपके अविश्वास प्रस्ताव हो या धन्यवाद प्रस्ताव हो या आपके स्थगन प्रस्ताव हो या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हो, आपके जो है तमाम सारे जितने भी निंदा प्रस्ताव हो या कटौती प्रस्ताव हो, तमाम सारे जितने भी वो प्रस्ताव है वो पारित कर प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली जो मंत्री परिषद है उसको किसी ना किसी तरीके से संसद के प्रति जो है वो जवाबदेह है, वो उत्तरदायी ठहराया जाता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। और तमाम सारी जितनी भी चीजें मैंने बोली है अभी अविश्वास प्रस्ताव से लगाकर तमाम सारी चीजें, तो समय उसमें लगेगा इसलिए नहीं लिख रहे हैं। और तीसरी बात अगर हम देखें तो इसमें वित्तीय शक्तियां कौन कौन सी होती हैं, तो आपको पता है कि जो है वो बिना विधि कर नहीं, यानी कि कोई भी कर जो है वो बिना विधायिका के या बिना संसद की अनुमति के नहीं लगाया जा सकता, पहली बात। दूसरी बात अगर हम देखना चाहें कि ये जो कर है या बजट है, बजट पर चर्चा भी संसद के द्वारा की जाती है। बजट के अनुदानों पर भले ही राज्यसभा ही चर्चा करती है परंतु लोकसभा तो उस पर मतदान भी करती है। ठीक है, तो तमाम सारे जो बजटीय कार्य हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? संसद के द्वारा ही अनुमोदन के उपरांत पारित किए जाते हैं।
ठीक है। अच्छा, तमाम सारे खर्चे जैसे आप कर रहे हो तो उन खर्चों की जांच भी कौन करेगी? तो वो संसद की कुछ समितियां होती है, जैसे कि आपके पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, लोक लेखा समिति होती है, जैसे कि आपके प्राकलन समिति होती है, ठीक है, जैसे कि आपके सार्वजनिक उपक्रम समिति होती है। तमाम सारी समितियों के बारे में हम विस्तार से बाद में पढ़ेंगे जब संसदीय समितियों वाली ये क्लास लेंगे तब। तो ये तमाम सारी समितियां संसद के द्वारा, मतलब संसद का प्रतिनिधित्व करती है, और ये तमाम सारी समितियां कार्यपालिका द्वारा किए गए खर्चों की जांच करती है कि वो कहीं वो अनियमित तो नहीं है, ठीक है, कहीं वो अवैध खर्चा तो नहीं कर रहे हैं, कहीं किसी मतलब किसी अनऑथराइज व्यक्ति के द्वारा तो खर्चा नहीं किया जा रहा है, संसद ने जितनी अनुमति दी है उससे ज्यादा तो खर्चा नहीं किया जा रहा है, संसद ने जिस मद के लिए अनुदान दिया है उस मद से इतर तो कोई खर्चा नहीं किया जा रहा है, वो जो खर्चा है वो अविवेकपूर्ण तो नहीं है, खर्चीला तो नहीं है। वो तमाम सारी बातें कौन देखती है? यानी कि ये नियंत्रण रखने का काम कौन करती है? ये समितियां करती है। फिर जब हम देखेंगे कि कुछ इसकी निर्वाचक शक्तियां भी है, तो निर्वाचक शक्तियां आपको पता ही है कि किस किस का निर्वाचन करती है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त उसकी कुछ संवैधानिक शक्तियां भी है। संवैधानिक शक्तियों में आप देखोगे कि तमाम सारे संविधान संशोधन जब भी किए जाते हैं तो वो संसद के द्वारा ही किए जाते हैं, यानी कि संविधान में कोई भी बदलाव अगर किया जाना है तो वो संसद के द्वारा किया जाना है, जिसके लिए 3 प्रकार के बहुमत, जब मैंने विशेषताएं पढ़ाई थी तब मैंने बताया था कि सामान्य बहुमत से भी संसद में बदलाव किया जा सकता है, संविधान में बदलाव किया जा सकता है, जैसे किसी राज्य की में विधान परिषद का सृजन करना हो, या राज्य के सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन करना हो, ठीक है। कुछ ऐसे संशोधन होते हैं जिसके लिए संसद के विशेष बहुमत की जरूरत होती है। कुछ ऐसे भी संशोधन होते हैं जिसके लिए तीसरे प्रकार के विशेष बहुमत, यानी कि आधे राज्यों का अनुमोदन, ठीक है, आधे राज्यों की स्वीकृति भी जरूरी होती है, ठीक है। तो संवैधानिक कुछ जो है इसके पास में अधिकार होते हैं। इसके अतिरिक्त इसके पास में कुछ न्यायिक अधिकार भी होते हैं। न्यायिक अधिकार से क्या तात्पर्य है आपका? न्यायिक अधिकार से न केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाना सम्मिलित है, बल्कि आप देखो कि राष्ट्रपति पर महाभियोग हो, उपराष्ट्रपति को हटाना हो, या CAG, UPSC, इलेक्शन कमीशन, इनसे संबंधित जो भी प्रस्ताव जो पारित किए जाते हैं तो वो भी संसद के द्वारा ही किए जाते हैं। कुल मिला के ये 6 प्रकार की शक्तियां हैं जिनके बारे में PPT पे एक बार शॉर्ट में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे काम है। तो संसद की शक्तियों की अगर हम बात करें तो विधायी शक्तियों में ऐसा है कि जो संघ सूची के जो 99 विषय है इन पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास में होता है? संसद के पास में होता है पूरी तरीके से। संवर्ती, अच्छा, अवशिष्ट सूची जो है वो कौन सी होती है? पहले हम देख लेते हैं कि जो संवर्ती सूची है वो उस पर भी कानून, संवर्ती सूची में 22 विषय हैं, ठीक है, 52 विषय, ठीक है। इसको एक बार, हाँ, संवर्ती सूची में जो 52 विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? तो वो भी संसद को ही होता है। परंतु राज्य सूची पर जो है कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को होता है। इवन संवर्ती सूची पर भी राज्य विधानमंडल कानून बना सकती है, परंतु संवर्ती सूची पर बनाए गए किसी कानून जो कि राज्य विधानमंडल और संसद दोनों ही बना सकती है, परंतु संवर्ती सूची में अगर किसी राज्य विधानमंडल ने कोई कानून बनाया है और उसी ही विषय पर राज्य संसद ने कोई कानून बना दिया है तो संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा अगर टकराव होता है तो, पहली बात। दूसरी बात, राज्य सूची पर तो पूरा ही अधिकार किसको होता है? आपके राज्य विधानमंडल को होता है। तो इन तीनों ही सूचियों के अलावा अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो नया जनरेट हुआ है, जैसे कि अंतरिक्ष, जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये तमाम सारे सब्जेक्ट किसके अंदर होते हैं? ये होते हैं आपके अवशिष्ट सूची में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, इस तरीके के जो नवीन सब्जेक्ट है वो कहाँ पर शामिल किए जाते हैं? अवशिष्ट सूची पर। और अवशिष्ट सूची पर भी कानून बनाने का अधिकार सारा का सारा किसके पास होता है? संसद के पास होता है। राज्य विधानमंडलों के पास नहीं होता है ये कानून, मतलब अधिकार बिल्कुल भी, ठीक है। अब बात करें हम राज्य सूची की, तो राज्य सूची में जो 61 विषय शामिल है वो, हाँ, तो ये पहले 47 थे, 47 थे तो 52 हो गए, और ये पहले 66 थे तो ये 61 हो गए, ठीक है। तो अपन ने पहले यहाँ पर कुछ मिस्टेक लिख दी थी, हाँ, यहाँ पे उल्टा लिख दिया था। बेसिकली ये 52 यहाँ पे होंगे और 61 यहाँ पे होंगे, ठीक है। चलो, तो अब हम आगे की तरफ देख लेते हैं कि राज्यसभा, मतलब राज्य सूची पर कानून जो है वो संसद कब बना सकती है? यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित कर दे आर्टिकल 249 के तहत, यदि राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो आर्टिकल 352 के तहत, यदि राष्ट्रपति शासन लागू हो आर्टिकल 356 के तहत, यदि दो राज्य ऐसा संयुक्त अनुरोध कर दे, दो राज्य मिलकर ऐसा संयुक्त अनुरोध कर दे संसद से कि हमें जो है इस मामले, इस राज्य सूची के विषय पर कानून बनवाना है,
तो वो भी यहाँ पर राज्य सूची पर कानून बना सकता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते के तहत भी अगर कोई कानून लागू करना हो तो भी जो है संसद इसको बना सकती है। ठीक है, हालांकि जो संसद है वो राष्ट्रपति द्वारा कोई अध्यादेश जब जारी किया जाता है तो उस अध्यादेश की जो है सहमति भी स्वीकृति भी राज्य संसद को ही देनी पड़ती है। 6 सप्ताह के भीतर जब उसका सत्र स्टार्ट होता है तो 6 सप्ताह के भीतर उसकी अध्यादेश की अनुमति देनी पड़ती है। ठीक है, और संसद जो है वो कार्यपालिका को कुछ नियम विनियम बनाने की भी क्या देती है, शक्ति देती है कि आप जो है नियम विनियम बना सकते हो। इसको अधीनस्थ विधायन शब्द दिया जाता है, या यूं कहो प्रत्यायोजित विधान भी इसको कहा जाता है, कि संसद देती है कि इस विषय पर, जैसे कि कोई 3 तलाक का विषय है या फिर मतलब है ना कोई भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट पर कानून तो संसद बना देती है, पर कानून के अंदर कुछ पर्टिकुलर नियम विनियम होते हैं तो उन नियम विनियम बनाने का अधिकार कार्यपालिका को संसद देती है। कार्यपालिका जब ये नियम विनियम बनाती है तो उसको कहते हैं अधीनस्थ विधायन या प्रत्यायोजित विधान। इस प्रत्यायोजित विधान या अधीनस्थ विधायन की जांच कौन कर सकती है, संसद कर सकती है, करती भी है। ठीक है, संसद जो है वो कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्राधिकृत कर सकता है और ऐसे प्रत्यायोजित विधान की जांच भी संसद कर सकता है। तो ये तो हो गए संसद के विधायी अधिकार। अब विधायी शक्तियां या विधायी कार्य। अब कार्यकारी कार्य शक्तियां की बात करें तो क्योंकि संसदीय स्वरूप है इसीलिए कार्यपालिका जो है वो अपनी नीतियों और कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, और संसद जो है वो कार्यपालिका पर चाहे आपके प्रश्नकाल हो, शून्यकाल हो, आधे घंटे की चर्चा हो, अल्पावधि चर्चा हो, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हो, स्थगन प्रस्ताव हो, विश्वास प्रस्ताव हो, निंदा प्रस्ताव हो, कटौती प्रस्ताव हो, धन्यवाद प्रस्ताव या अन्य तमाम सारी चर्चाएं जितनी भी अपन ने पढ़ी है वो तमाम सारी चर्चाएं क्यों की जाती है, प्रश्नकाल में प्रश्न मंत्री से क्यों पूछे जाते हैं, ताकि कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी हो, वो अपनी मनमर्जी से काम ना करने लगे, उनको जवाब देना पड़ेगा प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, आधे घंटे की चर्चा के दौरान संसद में, ताकि वो निरंकुश ना हो जाए, ताकि संसद जो कि भारतीय जनता के लोगों के द्वारा, भारतीय जनता के द्वारा जो है निर्वाचित प्रतिनिधि है, लोकप्रिय प्रतिनिधि है, उनसे द्वारा बनी जो सभा है वो कार्यपालिका पर, जो कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद होती है, राष्ट्रपति भी होता है, उन पर नियंत्रण बनाए रखा जा सके, कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाए रखा जा सके लोकप्रिय सदन का। इसीलिए जो है ये तमाम सारी प्रक्रियाएं होती है और यही कार्यकारी शक्तियां हैं किसकी, आपके संसद की। जब हम वित्तीय शक्तियों की बात करते हैं तो बिना विधि कर नहीं, आपको पता ही है बजट की स्वीकृति भी जो है वो आपके लोकसभा से ही दी जाती है, राज्यसभा उस पर चर्चा करती है। और ये केवल खर्चे के लिए ही बात नहीं है, खर्चे के उपरांत भी लोक लेखा समिति हो, प्राक्कलन समिति हो, सार्वजनिक उपक्रम समिति हो, तमाम सारी सरकारी खर्चों की जांच करती है और उनके अवैध, अनियमित और जो है दुरुपयोगपूर्ण होने पर उन पर कंट्रोल भी करती है कौन, संसद। ठीक है, इसके अलावा मार्च रश और छाछ का सिद्धांत, दो अलग अलग सिद्धांत है। देखो मार्च रश क्या होता है, जैसे कि संसद जो है वो 28 फरवरी तक या 1 मार्च तक जो है खर्चे के लिए पैसा देती है। हाँ, मतलब 1 मार्च से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए खर्चे के लिए पैसा देती है संसद। तो सरकार को पैसा दे दिया है, अब सरकार क्या करती है, शुरू में पैसा खर्च नहीं करती है, परंतु जब उसको पता लगता है ना कि अब तो ईयर एंड होने वाला है, तो ईयर एंड होने वाले यानी कि फरवरी मार्च के दौरान, जनवरी फरवरी मार्च के दौरान जो है वो काफ़ी सारा खर्चा एक साथ करती है, काफ़ी सारे जो है वो नई नई परियोजनाएं लाकर या फिर नई नई जो चीज़ें हैं वहाँ पर खर्चा करती है। तो उस दौरान जो है वो डिसबर्समेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि खर्चे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बजटीय जो खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है मार्च रश। इस दौरान जो है वो धन का आवागमन जो है वो इतनी स्पीड से होता है कि इसको मार्च रश नाम दिया गया है, पहली बात। दूसरा, छाछ का सिद्धांत क्या होता है, छाछ का सिद्धांत क्या होता है, अच्छा मार्च रश क्यों होता है, क्योंकि इनको पता है कि जैसे ही 31 मार्च तक हमने अगर सपोज कि ये जो है 50,000 करोड़ रुपए इस के लिए आवंटित किए गए थे, या जो है 5 करोड़ रुपए इस फंड के लिए आवंटित किए गए थे, अगर वो खर्च हमने नहीं किए तो ये क्या हो जाएंगे, ये लैप्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लैप्स जो है वो कब हो जाएंगे, जब हम इसको 31 मार्च तक खर्च नहीं कर देंगे तो ये लैप्स हो जाएंगे। इसीलिए फिर वो जनवरी आते ही जो है वो मतलब है ना अनफन तरीके से जो है उनको खर्चा करने लगते हैं, इसीलिए इसको मार्च रश भी कहते हैं। और छाछ का सिद्धांत ये है कि वो 31 मार्च तक वो तमाम सारा धन जो है वो लैप्स हो जाता है, फिर 1 अप्रैल से जो है वो नया धन आवंटित होता है।
ठीक है। तो ये मार्च रस्ट और छाछ का सिद्धांत है। संवैधानिक शक्तियां आपको पता ही है कि 3 प्रकार के संविधान संशोधन किए जा सकते हैं, साधारण बहुमत वाला, विशेष बहुमत वाला, विशेष बहुमत और आदि राज्यों विधानमंडलों की स्वीकृति वाला। तो ये तमाम सारी चीजें हमने पहले से ही विशेषताओं वाले चैप्टर में पढ़ी हुई है, उसमें ये सब्जेक्ट भी मैंने बताए हुए हैं। ठीक है। कुछ न्यायिक शक्तियां भी होती है, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो, इलेक्शन कमीशन और सीएजी हो, इनको हटाने का अधिकार हो, या संसद जो है उसके उसमें बाहरी लोगों को हटाना, बाहरी लोगों को विशेषाधिकार उल्लंघन पर दंडित करना हो, या कोई व्यक्ति है, ठीक है, सदस्य ही है, अगर वो विशेषाधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसको बर्खास्त करना हो, वो तमाम सारे कार्य भी कौन करती है? संसद ही करती है। निर्वाचक कार्य भी आपको पता है कि राष्ट्रपति और जो है आपके उपराष्ट्रपति को निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों ही सत्र शामिल होते हैं। इसके साथ में संसद वाले चैप्टर तो होते हैं आपके फिनिश। अब कल वाली क्लास में हम तमाम सारे आर्टिकल को बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से, और आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, इस तरीके से तमाम सारे आर्टिकल याद करेंगे, क्योंकि आप देखोगे कि संसद के चैप्टर से 1-2 जो क्वेश्चन जो है वो तो आर्टिकल वाले ही आ जाते हैं, कि जो है आपके आर्टिकल 88 क्या है, आर्टिकल 97 क्या है, ठीक है, आर्टिकल जो है 111 क्या है, या 110 क्या है। तो ये आर्टिकल वाले क्वेश्चन में आप अटको ना, इसके लिए ट्रिक बनाइए। तो हम कल वाली क्लास में जो मिलते हैं जिसके अंदर आर्टिकल पढ़ेंगे, और इसके बाद में हम एक लाइव क्लास लेंगे जिसमें संसद के जितने भी पिछले 10 वर्षों में RSSMB, PSC, UPSC में प्रश्न जो पूछे गए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे एक लाइव क्लास के द्वारा। ठीक है। आशा है आप सभी लोगों को क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपने दोस्तों से और आप खुद भी इसको सब्सक्राइब करें। और आपका क्लास देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।